हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी इमरजेंसी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत इंदिरा गांधी के बचपन के दिनों से होती है, जहां 12 साल की नन्ही इंदिरा को पता चल जाता है कि उसकी मां को टीबी हुआ है, जिस कारण उसकी बुआ लक्ष्मी उसकी मां कमला नेहरू को कमरे में बंद करके रखती हैं, क्योंकि उनकी बुआ को लगता है कि अगर इंदिरा की मां बाहर घूमेंगी तो उनसे सबको टीबी की बीमारी हो जाएगी। इसलिए एक दिन चुपके से इंदिरा अपनी मां के कमरे का दरवाजा खोल रही थी कि तभी उसकी बुआ वहां आ जाती हैं, जो उसे मारकर वहां से भगा देती हैं। जिनकी शिकायत इंदिरा अपने पिता से करती है और कहती हैं कि आप बुआ को घर से निकाल दीजिए, लेकिन उनके पिता कहते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, तुम्हारे दादाजी का है, इसलिए तुम्हें उनसे ही बातें करनी चाहिए। एंड फिर इंदिरा अपने दादाजी से अपनी बुआ की कंप्लेन करती हैं और कहती हैं कि बुआ मुझसे बहुत झगड़ा करती हैं और मेरी माँ को भी परेशान करती हैं, इसलिए आप उन्हें घर से निकाल दीजिए। जिसे सुनकर दादाजी इंदिरा को इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली की सत्ता की कहानी को सुनाते हैं कि इंदिरा जिनके हाथ में सत्ता होती है वही शासक कहलाता है, जो बिना रोक टोक के कुछ भी कर सकता है, और सबसे बड़ा शासक वही होता है जो बड़े बड़े खतरों से खेलता है, बड़े बड़े युद्ध करता है, तुम्हारे जैसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं करता। दादाजी की बातें इंदिरा के दिमाग में बैठ जाती हैं। एंड फिर सीन 1962 में भारत चीन युद्ध का होता है, जिस युद्ध में चीनी सेना ने भारत को हरा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने असम राज्य से अपना नियंत्रण खो दिया था, जिस कारण असम के लोग असम छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उन्हें चीनियों की गुलामी पसंद नहीं थी। इस घटना से जवाहरलाल नेहरू के पिता काफ़ी दुखी थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने असम को चीन को सौंप दिया था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू का विरोध करते हुए असम जाकर वहां के लोगों को पलायन से रोककर तब तक उनके साथ संघर्ष करती हैं जब तक कि चीनी सेना असम से वापस नहीं लौट जाती। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने असम मतलब देश को टुकड़े होने से बचा लिया। इस घटना से इंदिरा गांधी पूरे देश में फेमस हो जाती हैं। एंड फिर सीन जयप्रकाश नारायण के एक इंटरव्यू का होता है, जो कहते हैं कि नेहरू इंदिरा को प्यार से प्रियदर्शनी तो मैं उन्हें गुड़िया बुलाता था। अगर इंदिरा गांधी असम नहीं गई होती और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने उनके दौरे को उछाला न होता तो चीन पर संयुक्त राष्ट्र का दबाव न होता और आज असम का भी हाल पीओके जैसा होता। नेहरू जी भारत की जमीनी वास्तविकता को कभी समझ ही नहीं पाए, लेकिन इंदिरा इस देश की उम्मीद हैं। आगे इंदिरा के पिता, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर अपनी बेटी इंदिरा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, वो इंदिरा के इस कार्य से बहुत नाराज थे, क्योंकि इंदिरा ने असम को बचाने का काम उनके खिलाफ जाकर किया था। आगे इंदिरा के पिता इंदिरा से उसकी दोस्त पुपुल से मिलने को कहते हैं। एंड फिर सीन पुपुल और इंदिरा का होता है। पुपुल इंदिरा से बताती है कि तुम आनंद भवन खाली कर दो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने आनंद भवन तुम्हारी बुआ के नाम कर दिया है, जिसे सुनकर इंदिरा काफ़ी दुखी हो जाती हैं। और सीन पास्ट में 1945 में लखनऊ का होता है, जहां इंदिरा, उनके पति और उनकी एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। चूँकि इंदिरा ज़्यादा समय अपने पिता के साथ आनंद भवन में ही बिताया करती थी, जिस कारण इंदिरा और उनके पति फिरोज में हमेशा लड़ाई होती थी। फिरोज गांधी इंदिरा पर आरोप लगाते थे कि जब तुम्हें अपने पिता के साथ ही रहना है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। दूसरी तरफ इंदिरा फिरोज से कहती हैं कि तुम्हें तो अपनी रंगीन पार्टियों से फुर्सत कहाँ है, इसलिए मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ। एंड फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इंदिरा पुपुल से बताती हैं कि पति के मरने के बाद मेरे दोनों बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले गए, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बाकी जिंदगी आनंद भवन में ही बिताऊंगी। सारी उम्र मैं पिता और पति के बीच जूझती रही, लेकिन अंत में ना पति को खुश कर पाई ना ही पिता को। दूसरी तरफ उन्हें डर था कि एक तरफ पिताजी मुझसे नाराज हैं और दूसरी तरफ पार्टी के लोग उन पर दबाव बना रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ही घोषित करिए। इसलिए इंदिरा गांधी फैसला करती हैं कि वो अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं बनेगी। एंड फिर सीन 1964 का होता है, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनके पिता मतलब पंडित नेहरू की मौत हो जाती है, जिसके बाद 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन 2 साल बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का
ताशकंद में रहस्यमय तरीके से निधन हो जाता है। एंड फिर 1966 में अगला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही ऐसी अफवाह उड़ती है कि इंदिरा गांधी की सरकार 2 महीने में ही गिर जाएगी। एंड फिर सीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन का होता है, जो पार्टी के सदस्यों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा मात्र एक मुखौटा हैं, लेकिन सरकार हम सब मिलकर चलाएंगे। एंड फिर सीन 1971 के युद्ध का होता है, जिसमें बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा पर भी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, क्योंकि त्रिपुरा का कुछ हिस्सा बांग्लादेश से सटा हुआ था। इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, क्योंकि पाकिस्तान के हमले का मुख्य कारण बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा मुजबिर नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी बंगबंधु नाम की पार्टी ने 1970 के पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन में 169 सीटों में से 167 सीट हासिल करते हुए बंगबंधु चुनाव जीत लिया, जिस जीत को पाकिस्तानी जनरल बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिसके बाद याया खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बांग्लादेशियों को मारना काटना शुरू करवा दिया। इसी कारण डरे हुए बांग्लादेशी लाखों की संख्या में भारत में घुसपैठ करने लगे। चूंकि ये वार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहा था, इसलिए अब इंदिरा गांधी के सामने संकट आ जाती है कि क्या वे दूसरे देश के युद्ध में हस्तक्षेप करेंगी कि नहीं। एंड फिर सीन रक्षा मंत्री के साथ अन्य मंत्रियों का होता है, जहां रक्षा मंत्री बताते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में घुस गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना नरसंहार कर रही है, इसलिए आप जल्द ही कोई फैसला करिए, नहीं तो जैसे ही ये खबर देश में फैलेगी तो जगह जगह पर दंगे शुरू हो जाएंगे। जिसके बाद पीएम अटल बिहारी जी से मिलती हैं, जो इंदिरा को समर्थन देने का वादा करती हैं। एंड फिर इंदिरा सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ से मिलती हैं, लेकिन ये क्या, सैम मानेकशॉ पीएम को भी अपना इंतजार करवा देती हैं। एंड फिर पीएम सैम मानेकशॉ से देश के हालात के बारे में बताती हैं, जिस पर मानेकशॉ कहते हैं कि मैं आपको पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी दिलवा दूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब एक बार आर्मी अपने कदम बढ़ा लेगी तो फिर किसी सूरत में पीछे नहीं हटेगी। पीएम मानेकशॉ की बातों से एग्री कर जाती हैं। दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन भारत के खिलाफ थे। केवल सोवियत यूनियन इंडिया के खिलाफ नहीं था और न ही वो इंडिया के साथ ही खड़ा था। इसलिए पीएम सोवियत यूनियन से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए एक समझौता करती हैं कि अगर भारत या सोवियत संघ पर अन्य देश हमला करेंगे तो दोनों देश मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। एंड फिर इंदिरा गांधी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पेरिस, लंदन और अमेरिका के प्रेसिडेंट से मुलाकात करती हैं, लेकिन तब भी बात बनती नहीं है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उछालने के कारण पाकिस्तानी जनरल आग बबूला होकर भारत पर हमला करने के ऑर्डर दे देता है। एंड फिर सीन इंडिया में संसद भवन का होता है, जहां इंदिरा गांधी पाकिस्तान के ऊपर अटैक मतलब युद्ध करने की घोषणा कर देती हैं। एंड फिर आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ अपनी फोर्स को पाकिस्तान पर अटैक के लिए तैयार करने लगते हैं। तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी यह खबर हो जाती है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन इंदिरा को फोन पर धमकाते हैं कि आप पाकिस्तान पर अटैक मत करिए, नहीं तो 13 दिनों में हमारी नेवी ईस्ट पाकिस्तान पर पहुंचकर आपकी आर्मी को ढेर कर देगी। जिसके बाद पीएम सारी बातें सैम मानेकशॉ को बताती हैं, जो पीएम से वादा करते हैं कि हम 12.5 दिनों में ही ईस्ट पाकिस्तान आपकी झोली में डाल देंगे। एंड फिर इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर धावा बोल देती है, साथ में एयरफोर्स हवा से और इंडियन नेवी पानी के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक कर देती है। अमेरिकन नेवी के पहुंचने से पहले ही इंडियन आर्मी उनके स्वागत के लिए ईस्ट पाकिस्तान में तैनात हो जाती है, जिसे सुनकर अमेरिका के प्रेसिडेंट घबराकर अपनी नेवी को वापस बुला लेती हैं और पाकिस्तानी जनरल खून के आंसू पीकर रह जाता है। इस घटना के बाद बांग्लादेश का नया जन्म होता है, जिस कारण सारे बांग्लादेशी भारत माता के साथ इंदिरा गांधी की जय जयकार करने लगती हैं। इस कार्य से प्रभावित होकर अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी की तुलना मां दुर्गा से करते हैं। इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद सन 1972 में इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता करते हुए उनकी जमीन और उनके सैनिकों को वापस लौटा देती हैं, जिस कारण जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी समेत इंदिरा गांधी के पार्टी के लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि युद्ध में विजयी होने के बाद पीएम समझौता कर रही हैं, जो कि भारत की एक तरफ से बहुत बड़ी हार है। शिमला समझौते से ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि इंदिरा गांधी देश के लिए नहीं, केवल सत्ता के लिए लड़ रही हैं। उन्हें लोगों से नहीं, केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। आगे सीन इंदिरा गांधी के बेटे संजय का होता है, जो कि एक नंबर का बिगड़ा और गुस्सैल इंसान था।
वह एक सुल्ताना नाम की लड़की से प्यार करता था, जिसे घुमाने के लिए वो एक कार तक चोरी कर लेता है, जिसकी खबर इंदिरा को भी लगती है। लेकिन वो संजय से इतना प्यार करती थी कि उसकी सारी गलतियों को वो नज़रअंदाज कर देती हैं। आगे संजय की शादी हो जाती है एंड फिर इंदिरा गांधी का पीए इंदिरा गांधी को बताता है कि अपोजिशन वाले आपकी सरकार गिराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और जनता भी उनकी बातों को स्वीकार रही है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये अपोजिशन वाले आपको ले डूबेंगे। फिर क्या इंदिरा गांधी अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करवा देती हैं और सारे न्यूज़ चैनलों पर से आंदोलन वाली खबरें हटवाकर न्यूक्लियर टेस्ट की खबरें चलवाने लगती हैं। यह खबर जब जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी तथा उनकी टीम को मिलती है तो वे समझ जाते हैं कि ये सब केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। एंड फिर सीन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का होता है, जहां पीएम एक केस की सुनवाई के लिए आती हैं, जहां कटघरे में वकील उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या आपने रायबरेली इलेक्शन में प्रचार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और एयरफोर्स के प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया था। और वकील उनसे पूछते हैं कि आपने पूरे इलेक्शन में 32 लाख रुपए खर्च किए थे, जो कि उत्तर प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। लेकिन पीएम इन आरोपों से साफ इनकार कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद वकील सबके सामने प्रूव कर देता है कि पीएम सरासर झूठ बोल रही हैं। सारे आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट फैसला करती है कि इंदिरा गांधी दोषी हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी 2 हफ्तों के अंदर अपना नया पीएम चुन ले और इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से बैन करती हैं तथा साथ में ही उनकी चुनावी जीत को रद्द भी करती है। हाईकोर्ट की ये खबर सुनकर संजय बौखला जाता है एंड फिर सीन कैबिनेट मीटिंग का होता है, जहां कैबिनेट फैसला करती है कि आप पीएम पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन इसी बीच मीटिंग में संजय आ धमकता है और दादागिरी दिखाते हुए पार्टी के सदस्यों की खूब बेइज्जती करता है। लेकिन इंदिरा गांधी वहां भी कुछ नहीं बोलती हैं, जिस कारण पार्टी के अधिकांश लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाता है, जिससे परेशान होकर संजय गांधी सत्ता का पावर दिखाते हुए सारे अखबार न्यूज चैनलों को बंद करवा देता है और फिर इंदिरा गांधी पूरे देश में आपातकाल घोषित करवा देती हैं। जिसके बाद संजय गांधी पुलिस विभाग को आदेश देता है कि सारे प्रदर्शनकारियों को जेल में बंद कर दो एंड फिर पुलिस टीम अटल बिहारी वाजपेयी समेत जयप्रकाश नारायण के साथ लगभग 11 लाख लोगों को जेल में बेवजह बंद कर देती है। जेल से ही जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं कि आप जिस शेर पर सवार हैं वो देश के लोकतंत्र को खा गया है, लेकिन एक दिन जब आप इस शेर से उतरेंगी तो ध्यान दीजिएगा कि कहीं ये शेर आपको न खा जाए। जयप्रकाश नारायण का पत्र इंदिरा के मन में डर पैदा कर देता है एंड फिर सीन एक आर्ट गैलरी का होता है, जहां इंदिरा गांधी को पिक्चर में भारत की माता मतलब भारत की प्रोटेक्टर और नर्चरर के रूप में दिखाया गया था। लेकिन उन पिक्चर्स को देखकर इंदिरा गांधी खुश नहीं होती। तभी वहां खड़े एक फेमस फिलोसफर जे कृष्णमूर्ति उनसे कहती हैं कि जब खुद की तारीफ झूठ लगने लगती है तो सच की खोज में निकल जाना चाहिए। जिसे सुनकर इंदिरा गांधी का दिमाग चकरा जाता है एंड फिर सीन 15 अगस्त 1975 में ढाका का होता है, जहां बंगबंधु पार्टी के मुखिया मुजीबुर की फैमिली डिनर कर रही होती है। तभी अज्ञात सैनिक उनके परिवार तथा उनके ऊपर हमला करके उनकी जान ले लेते हैं। जब ये खबर इंदिरा गांधी को पता चलती है तो वे एकदम से टूट जाती हैं और उन्हें डर लगने लगता है कि अगर वे देश से आपातकाल को हटा देंगी तो देश की जनता उनकी और उनके बेटे की जान ले लेगी। इसके कारण वो 15 अगस्त के दिन लाल किले पर भाषण देते हुए सारे विषयों में बात करती हैं, लेकिन आपातकाल को हटाने के बारे में एक बात नहीं करती, जिससे सारी जनता काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को आपातकाल खत्म कर देंगी। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी को भी पता चल चुका था कि वो देशवासियों के ऊपर बहुत जुल्म कर रही हैं। आगे संजय अपनी खूब मनमानी करता है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करवाने लगता है, जिसका विरोध पूरे देश में होता है। इंदिरा गांधी अपने दुखों का प्रायश्चित करने के लिए आपातकाल को रद्द करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा कर देती हैं, जिसे सुनकर संजय बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही बुरी तरह से हारेगी। फिर सीन इलेक्शन के परिणाम घोषित करने का होता है, जहां जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी की जनता पार्टी
पार्टी चुनाव जीत जाती है और चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी और अमेठी से संजय गांधी की जबरदस्त हार होती है। चुनाव हारने के बाद पार्टी मीटिंग में संजय अपनी मां पर चिल्लाते हुए कहता है कि आपने फिर से चुनाव कराकर मूर्खता दिखाई है, जिस पर इंदिरा गांधी कहती हैं कि पिछले 2 सालों में तुमने भी तो अत्याचार ही किया है। जिसे सुनकर संजय गांधी गुस्से में सबके सामने इंदिरा का हाथ पकड़ लेता है। संजय के इस व्यवहार से इंदिरा गांधी काफी दुखी होती हैं। आगे जनता पार्टी मोरारजी देसाई को अपना पीएम घोषित करती है और राजकाज करने लगती है। एंड फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस की टीम इंदिरा गांधी को भी अरेस्ट कर लेती है, जिससे गुस्सा होकर संजय गांधी पंजाब में होने वाले चुनाव को जीतने के लिए खूंखार कैदी को जेल से रिहा करवाकर पंजाब में फेमस पार्टी के खिलाफ बगावत करवा देता है। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी तिहाड़ जेल से रिहा होकर सबसे पहले जयप्रकाश नारायण से मिलने जाती हैं, जहां उनके बीच काफ़ी बातें होती हैं। इंदिरा उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती हैं कि मैं अब हार चुकी हूं। तब जयप्रकाश नारायण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि इस महान देश के लिए अपना सब कुछ खोकर देखो गुड़िया, उससे बड़ी तुम्हारी कोई जीत नहीं होगी। जिसके बाद इंदिरा गांधी नेकी की राह पर चलने लगती हैं। एंड फिर पार्टी की कलेश की वजह से जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। जिसके बाद 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी पीएम पद की शपथ लेती हैं, जिससे खुश होकर संजय उनसे मिलने जाता है, लेकिन इंदिरा उसे इग्नोर कर देती हैं। जिसके बाद संजय के दोस्त उसे भड़का देते हैं कि तेरी माँ तुझे जनता की विलेन बना रही है। जिससे गुस्सा होकर संजय एक चार्टर्ड प्लेन लेकर बहुत तेजी से उसे उड़ाने लगता है और अनजाने में अपनी जान दे देता है, जिससे इंदिरा गांधी काफी दुखी होती हैं। लेकिन देश की कुछ जनता संजय की मौत से काफी खुश होती है। एंड फिर सीन 1984 का होता है, जहां इंडिया अपने पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचती है। दूसरी तरफ पंजाब के हालात बिगड़ने से पीएम उस कैदी को मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत आर्मी को पंजाब में भेज देती हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पाकिस्तान में तनाव का माहौल बढ़ जाता है, जिस कारण सिख समुदाय के लोग प्रधानमंत्री से काफी गुस्सा हो जाते हैं। जिसे देखते हुए इंदिरा गांधी का पीए उनसे कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख लोग आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए आप अपनी सिक्योरिटी में से सिख समुदाय के सैनिकों को हटवा दीजिए। लेकिन इंदिरा कहती हैं कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए 76 करोड़ भारतीयों में से सिख समुदाय को अलग नहीं कर सकती। जिसके बाद जैसे ही इंदिरा गांधी अपने ऑफिस से बाहर निकलती हैं, तो एक सिख पुलिस ऑफिसर उन्हें तुरंत शूट कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।